हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको वो जानकारियाँ पहुँचाते हैं जो आमतौर पर आपको नहीं मिलती। आज जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। वो ये कि हमारा जो मुल्क का मीडिया है, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है इज्जत देने की ज़बान में, लेकिन जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसने एक बड़ा कमाल किया है। वो ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहिए या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, वहाँ पर हमलों की बात कही है कि भारत ने जवाबी एक तरह से वहाँ पर टेररिस्ट्स के जो लॉन्चिंग पैड हैं, यानी जहाँ से टेररिस्ट हमले होते हैं, उन पर हमले किए गए हैं और एंटी टैंक मिसाइलें इस्तेमाल की हैं वगैरह वगैरह। आप लोग टेलीविज़न पर देख चुके हैं अभी एक दो दिन पहले। और बाद में हमारी ही डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब आ जाता है कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं किया। तो इतना बौखलाया हुआ मीडिया, वो मीडिया जिस मीडिया का हिस्सा अर्नब गोस्वामी जिस तरह से पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का काम करता रहा, पिछले दिनों जेल भी गया और जब वापस आया तो उसने किस तरह से पब्लिक का मूड अपने हक में लेने की कोशिश की, वो सब आपके सामने है। लेकिन ये मीडिया की घटिया तरीन जो हालत हो सकती है वो ये कि एक वाक़या हुआ ही नहीं, लेकिन इन्होंने रिपोर्टिंग कर दी बड़े ज़ोर शोर के साथ। इस सब पर हमारा मीडिया क्या कुछ कर रहा है, इस पर बात करने के लिए, और इसके अलावा बिहार में जो कुछ हो रहा है वो, और गुपकर अलायंस के बारे में, उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। लेकिन हमारा ख़ास फोकस है भारत के इस गोदी मीडिया ने कितना क्या कुछ मुल्क को तबाह करने का इंतज़ाम किया हुआ है और किस तरह से रूलिंग पार्टी को खुश करने के लिए और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने का जो तमाशा, ताकि पूरे हुकूमत की नाकामियों को आप भूल सकें। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आप हमें समय देते हैं। आप ये बताइए कि आखिर ये तमाशा क्या था जो मीडिया ने खेल लिया और ख़ुद हमारी सरकार को इनकार करना पड़ा? आखिर क्या था वो? देखिए, अंग्रेजी की कहावत है ईटिंग ए क्रो, कि गलती से आप जो है कौवा खा जाएं। तो कल जो है हमारा जो गोदी मीडिया है जिसकी बात आपने की, तो पहले टाइम्स नाउ के एक प्रदीप दत्ता जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान में, कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों के जो टेररिस्ट कैंप हैं, लॉन्चिंग पैड जिन्हें वो बोल रहे थे, उस पर हमला कर दिया। और उस पर हमला करने के बाद उन्होंने जो है बड़ी जोश खरोश आवाज़ में कहा कि हिंदुस्तान की बहादुर फ़ौज ने जो है उनको, जो आतंकवादी हैं, उनको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है। और उसी के सुर में सुर मिलाकर जो है रूबिका लियाकतें का कैबिनेट जहन्नुम भेजा जाएगा। उसके बाद जो है अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट डाल दिया अपना, और उसके बाद आप देखेंगे सारा गोदी मीडिया जो है ट्विटर में और पूरे स्क्रीन पर पाकिस्तान के आतंकवादी जितने भी लॉन्चिंग पैड थे उनको तबाह करने लगा। और इतनी शिद्दत के साथ किया कि वो ये भी भूल गए कि कौन सी हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो रूबिका लियाकत ने कहा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें वहाँ चल रही हैं, आर्टिलरी काम कर रही है। उन्होंने एक तरह से, जैसे संजय ने महाभारत में बताया था कि किस तरह से कुरुक्षेत्र में रण लड़ा जा रहा है, उससे हर चीज़ को आई विटनेस डिटेल दी कि ऐसे हमारे सैनिक बढ़े, ऐसे मरे, ऐसे उन्होंने बोला, पाकिस्तानी ऐसे दुम दबाकर चूहे की तरह भागे। और इन सब ने जो है 2-3 घंटे तक जो है एक गदर सा मचाया रखा, पूरे देश में सनसनी फैल गई। बाद में जो है पता चला कि भारत की जो सेना है, हमारी सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक जो कश्मीर के इंचार्ज हैं परमजीत सिंह, उन्हों को ऑफिशियली बयान देना पड़ा कि ये सारी खबर मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं है। वाह वाह। लेकिन मजे की बात यह है कि सेना के नाम पर दो देशों के रिश्तों को इतना ख़राब कर दिया गया कि उन पर जो है हमला हो गया। 4 घंटे तक हमला चलता रहा, सैकड़ों जो है जवान जो है हताहत हो गए, सैकड़ों मारे गए। और उस पर इंडियन आर्मी के किसी भी पीआरओ ने नहीं कहा कि हम जो है ऐसे गलत मीडिया पे खबर फैलाने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करें। हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे रिलेशन खराब कर रहा है, दुनिया में हमारी छवि खराब कर रहे हैं, फर्जी खबर फैला के उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप क्या देखेंगे, कार्रवाई किस पे होगी?
अगर वो आप देखेंगे कि सिद्दीक कप्पन जो है वो कहेगा जी मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ, तो कहेंगे इसे उठा के यूएपीए में बंद कर दो। नहीं, अलीगढ़ नहीं जा रहे आप, तो हाथरस ही जा रहे हो, ये कहा जाए। बस कुछ भी कह के, हाँ, कुछ भी कह कि इसका जो है एफएसआई से संबंध है, फलानी एक संस्था है उससे संबंध है, तो उस तरह जो है एनआईए भी फिर बीच में कूद जाएगी, वो कहेगी जी बाहर से ऐसा लगता है ये सारी एजेंसियां, सारे खिलाड़ी बिल्कुल इनके पास काम नहीं रहा, और वो किसी भी चीज में आकर के कूद जाते हैं ताकि उनका नाम मीडिया में आता रहे और पॉलिटिकल बॉसेस को ये बता सकें कि साहब हम बड़ी देश की खिदमत कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली जैसे ग्रुप ऑफ हाउंड्स कहते हैं ना, ये जर्मन एक कहावत है, कुछ लोग शिकारी कुत्तों का समूह। एक बड़े जाने माने वकील हैं महमूद प्राचा, वो तो इनको रोग एलिमेंट्स कहते हैं। मैं उससे ज्यादा कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ ये हाउंड्स की तरह है। हाउंड वाले कुत्ते होते हैं, जब शिकार पे आप जाते हैं, घोड़े पे बैठे हैं, सामने खरगोश दिखेगा तो हुश करेंगे, तो सारे हाउंड उस पे जो है झटक पड़ेंगे, और झटक के जो है शिकार को जो कुत्ता जो है पकड़ लेगा, वो अपने मालिक के पास लाता है, मालिक उसको बड़ा दुलार प्यार करता है और उसको पेटिंग वगैरह करता है, तो उसे लगता है कि मेरे को जो है रिवार्ड मिल गया। तो इस तरह की अगर एजेंसीज की हालत है, उनको बिना किसी, वो सतर्क रहती है हमेशा 24/7 जो है, वो एक तरह से इस चक्कर में रहते हैं कि किसी आदमी को कैसे जल्दी से जल्दी आप एंटी नेशनल डिक्लेयर करें, और एंटी नेशनल डिक्लेयर करके उसको मजम्मत करें और उसे किस कानून में, फर्जी कानून हो चाहे सब फर्जी गिरफ्तारियां करके तरक्कियां मिल जाती हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड मिल जाते हैं। ये अजीब एक तमाशा बना रखा है। यानी हम टैक्स पेयर्स का पैसा, इनकी तरक्कियां होती हैं नकली मुकदमों से, तो आखिर देश को सोचना नहीं चाहिए कि आखिर ये कैसे इनको बेलगाम के छोड़े रखें। पंजाब में कोई, मैं आपको किस्सा याद दिलाता हूँ, मेरे आंखों के सामने गुजरा है। पंजाब में जब टेररिज्म था, तो ये था कि आप एक टेररिस्ट को मारेंगे तो आपको एक पदोन्नति मिल जाएगी, दूसरे को मारेंगे दूसरी मिल जाएगी, तीसरे को मारोगे तीसरे की मिल जाएगी। ये एक सिस्टम है आज भी पुलिस में। इवन दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल सेल के जो ऑफिसर थे, ACB राजवीर, उसको भी ऐसी प्रमोशन मिली थी। अदरवाइज वो हेड कांस्टेबल रहता, लेकिन वो ACB बन गया जल्दी से, कि आप जो है एक टेररिस्ट को मार के दिखाओ और सरकार आपको प्रमोशन देगी। तो इसी तरह का एक वाकया हुआ पंजाब में जब टेररिज्म चल रहा था, कि उन्होंने कहा कि हमने एक टेररिस्ट को मारा है, और टेररिस्ट को मारकर जो है 11 पुलिस वालों को प्रमोशन मिली, उन्हें अवार्ड भी मिले। बाद में जब हमने उसकी जांच की तो पता चला कि जो जिस आदमी को वो टेररिस्ट बता रहे थे, वो 5 साल का बच्चा था। अच्छा। और 5 साल के बच्चे को आप टेररिस्ट नहीं बता सकते, ना वो टेररिस्ट हो सकता। कैसे साबित कर सकते? क्योंकि IPC में ये प्रोविजन है कि 7 साल से छोटे बच्चे को पता है FIR भी दर्ज नहीं हो सकती। तो जब उसके बाद हमने जो है CBI में मामला गया, CBI ने उसकी जांच की, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 11 की 11 पुलिस वालों को आजीवन कारावास दिए। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो कहते हैं कि मोर ऑनेस्ट देन द किंग, के मोर ब्रेव देन द किंग, तो ऐसे लोग जो है हरकत में आकर जो है ऐसी काम करते हैं। और हमारा जो मीडिया है, मीडिया के बारे में आप देखेंगे कि इनका जो रुख है शुरू से, ये किसी खबर के बारे में नहीं सोचते, ये किसी खबर के बारे में जाकर तहकीकात नहीं करते, बल्कि एक षड्यंत्र करते हैं, बैठकर सोचते हैं कि आज जो है 11 बजे जब सुबह हर मीडिया हाउस में मीटिंग होती है कि आज की हमें कौन सी कार्रवाई करनी है, कौन सी लीड होनी है, तो 11 बजे तय हो जाता है आपस में। वो अंजुम कश्यप फ़ोन करेगी रूबिका लियाकत को, रूबिया करेगी चौधरी को, चौधरी करेगा आर रिपब्लिक TV वाले अर्नब को, और सब कहेंगे आज हमें ये खबर 11 बजे 3 बजे फ्लैश कर देनी है। तो कल उन्होंने वही खबर फ्लैश कर दी, लेकिन भारतीय सेना ने उस पर मना कर दिया। अगर भारतीय सेना की जगह अगर हमारे मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहते हैं हमारा हमला चल रहा है, तो आज भी हम मान रहे होते हैं हमारी और पाकिस्तान के बीच में खूब युद्ध चल रहा है। इसलिए वो जो लोग शक करते हैं कि पहले भी हमला हुआ था या नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान के मीडिया को और विदेशी मीडिया को इस्लामाबाद से ले जाया गया और जगह दिखाई गई, और वहाँ कोई ऐसे निशान नहीं थे जिसके बारे में भारत ने दावा किया था। तो शक की गुंजाइश तो फिर पैदा होती है बाकायदा जब बिल्कुल इस तरह से। इवन अभी तक ये नहीं पता चला कि F-16 जो प्लेन था जो पाकिस्तान का गिरा, वो गिरा या नहीं गिरा, या उसने क्या किया, वो MiG-29 से जो F-16 गिराने की बात कही थी, उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। ना अमेरिका उस बारे में, पाकिस्तान के लोग अब तक भी हमारे YouTube चैनल पर कभी कभी कमेंट में लिखते हैं कि साहब कहाँ है वो F-16, मैं भी ढूंढता रहता। और अमेरिका ने गिन के बताए, जी हाँ, जहां से सप्लाई आई थी वो उन्होंने गिन के बाद में कंफर्म किया कि नहीं कोई नहीं, सारे के सारे हैं, लेकिन हमारी सेना ने कहा कि हमने गिरा दिया। हाँ, और गिराने की जगह उसकी जगह जो है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो एंटी नेशनल हो जाएगा। बाद में पता लगा उसके बाद वो उसकी जगह जो है कि हेलीकॉप्टर भारतीय सेना ने खुद ही अपना गिरा दिया था, और उसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठी, और उसके बारे में अभी तक नहीं पता कि वो क्या हुआ उसमें। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि देश की रक्षा
आंतरिक रक्षा हो या एक्सटर्नल हो, विदेशों से अपने देश को रक्षा करने वाली, अगर वो ही करप्ट हो जाएंगी, वही अगर झूठ बोलने लगेंगी देश के लोगों से, सरकारों से भी झूठ बोल, सरकारों को ये कह करके खामोश कर दिया जाता है, नेताओं को ये कह करके खामोश कर दिया जाता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, आप इसमें बीच में ना आए। तो अब ये एक्चुअल में नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। अपनी बेवकूफ़ी के, जब हमारी बेवकूफ़ी का पर्दाफाश हो जाता है तो उसको इस आड़ में छिपाते हैं कि तो कहेंगे नहीं कि हम बेवकूफ़ी का हमने काम किया, कहेंगे नहीं जी ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमने नहीं बताया। अदरवाइज अगर आप पुराना इतिहास ढूंढें तो आपको जो मीडिया ने जो बड़ी खबरें फैलाई हैं, पहले एक बार थी काला बंदर की, कि काला बंदर आ गया, जबकि उसकी सच्चाई ये थी कि एक इवनिंग न्यूज़पेपर शुरू हुआ था गाजियाबाद में, उसके एक सब एडिटर ने कहा कि इसको कैसे फेमस बनाया जाए, तो वो रोज एक खबर हेडलाइन बना देता, काला बंदर ने आज फलानी जगह उत्पात किया, फलाना काला बंदर यहाँ आया, और वो होते होते हिंदुस्तान के सारे मीडिया में फैल गया और इतना फैला कि उसमें फिल्म भी बन गई, और वो देखा किसी ने नहीं, और था ही नहीं। इसी तरह आप देखेंगे कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। दूध पीने की बात तो मुझे एक बार एक टेलीविज़न के सबसे टॉप आदमी ने बताई। मैं कोई एक टेलीविज़न प्रोग्राम का प्रपोजल किसी के सामने रख रहा था, तो कहने लगे काज़मी साहब आप क्या दिखाएंगे, खबरें दिखाएंगे ना, लोग देखना नहीं चाहते। हम फिर एक किसी ने बताया मुझे कि साहब सुबह सुबह कैमरामैन के पास एक एडिटर का फ़ोन आया कि साहब फला गाज़ियाबाद के पास फला मंदिर है, उस पुजारी को 200 रुपये देना और वो मूर्ति पे सांप को घुमा देगा दूध पीते हुए, और वो जो खबर चली पूरे देश में और फिर सबने दिखाई। तो ये है मीडिया का असली चेहरा। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत ही सीरियस क्राइम है एक तरह से। इस पर रोक टोक कैसे हो आप, चूंकि वकील हैं, आप थोड़ा सा बताएं। ऐसा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या, अगर आपका जो है सत्य पर विश्वास उठ जाएगा तो कोई भी देश बिना सत्य के जिंदा नहीं रह सकता। जैसे एक पुरानी कहानी है कि वो एक बच्चा था, वो कहता था भेड़िया आया, गाँव वाले भाग के आ जाते थे। एक बार हुआ, उन्होंने कहा झूठ बोलता है ये, दोबारा उसने कहा झूठ बोलता है, तिबारा झूठ बोलता है, चौथी बार सच में भेड़िया आ गया। तो लड़के ने फिर कहा भेड़िया आया, गाँव वालों ने कहा मूर्ख है, हमेशा पहले की तरह हमें परेशान कर रहा है, मरने दो इसको। और अल्टीमेटली पता चला कि भेड़िया उसको मार के खा गया। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से हम खुद जो है खिलवाड़ करने लगेंगे, तो जब असल में होगा खतरा, और तब कहा जाएगा कि भाई खतरा है, तो लोग कहेंगे जी पहले की तरह हॉक्स खबर है, क्यों इस खबर पे अपना दिमाग खराब किया जाए और आराम से घर में सोया जाए। यानी ये गोदी फेंकू मीडिया है, यानी फेंकू मीडिया नहीं, ये आपका जो सोचने का जो नजरिया है उसको इतना ब्लर कर देता है, खराब कर देता है। जैसे आपके आगे कोई काला पर्दा लगा दे तो आपको असलियत और सच्चाई और झूठ का पता ही नहीं चलेगा। जी। और इसी तरह आप देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जो है कह रहा है कि गुपकर गैंग है। मैंने कई मीडिया वालों से पूछा भाई गुपकर गैंग का मतलब क्या? हाँ, देखिए होम मिनिस्टर साहब ने कहा है गुपकर गैंग है। देखिए आप सुन लीजिए, ये कोई छोटा मोटा कांस्टेबल नहीं है जिसने एफआईआर लिख दी हो, ये देश का होम मिनिस्टर कह रहा है। मैं कह रहा हूँ आज भी अभी भी आपको कई लोगों को ये नहीं पता गुपकर का मतलब क्या है, गुपकर डिक्लेरेशन क्या है। जी हाँ, गुपकर डिक्लेरेशन क्यों रखा गया? सही गुपकर डिक्लेरेशन इसलिए रखा गया कि जो फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, तो उन्होंने अपने रहने के लिए एक मकान खरीदने के लिए एक जगह खरीदी थी। जी। उस पहाड़ी का नाम है गुपकर पहाड़ी। जी। उस पहाड़ी के नीचे जो जमीन थी उसको भी गुपकर बोला जाता है। और वहां पर उन्होंने एक डिक्लेरेशन उन्होंने पहली दायर की थी, ये सेकंड है। तो इसका नाम हो गया गुपकर डिक्लेरेशन 2। जी। तो लोगों को नहीं पता गुपकर से वो समझते हैं गुप्त कोई बात है या गुप्तचर है या कि देश के खिलाफ कोई चीज है। गुपकर जो है एक शहर का नाम है, एक टाउन का नाम है, जगह का नाम है, प्लॉट का नाम है। और उसको जो है गुपकर गैंग बना दिया। गैंग कैसे बना दिया भाई? जब डिक्लेरेशन 1 हुई थी, ये घोषित रूप से है कि 370 और 35A को लेकर जो है हमारे संविधान में कुछ गारंटियां हिंदुस्तान की संविधान सभा ने भी दी थी, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने भी दी थी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी और पूरे देश ने दी थी। और उसी पर जो है अब जब इन्होंने अपने सरकार ने अपनी गलतफहमी में 5 अगस्त 2019 को उसे हटा दिया। हटाने के बाद जो उस पर मुकदमा चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिला, अभी वो बिजी है और कामों में। जब सुप्रीम कोर्ट को टाइम मिलेगा तो आप देखेंगे 15 महीने से इस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। और अगर गुपकर डिक्लेरेशन को हम कहें गुपकर गैंग है, तो मेरे हिसाब से तो जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो इसको सुन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसे सुन रही है, वो भी तो अपने आप में जो है गुपकर गैंग का हिस्सा है। जी, वो भी गैर कानूनी काम कर बिल्कुल गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्यों सुन रहे हो? 370
क्यों दलील सुन रहे हो? जो लोगों ने पिटीशन डाली है वो भी एंटी नेशनल है, और जो सरकारी बाकी लोग हैं वो भी एंटी नेशनल है। तो हिंदुस्तान में बीजेपी ने और इस मीडिया ने ये कर दिया है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, जो आरएसएस के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ है। वो देश के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो देशभक्त नहीं है और वो देशद्रोही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप, मैं जो है निक्कर पहनता नहीं हूँ और मैं उनकी शर्ट नहीं पहनता, इनकी काली टोपी नहीं लगाता और सुबह जाकर ध्वज प्रणाम नहीं करता, वत्सले मातृभूमि नहीं बोलता, तो मैं जो हूँ देशभक्त नहीं हूँ, मैं जो हूँ देशद्रोही हूँ और मुझे जो है यूएपी लगा कर बंद कर देना चाहिए। ये नैरेटिव इन्होंने पैदा किया। जी जी जी। और आप देखेंगे पिछले सालों से, अगर जो जब से मोदी जी आए हैं तब मीडिया का हाल क्या है आप देखेंगे। जब अन्ना हजारे जो है रामलीला मैदान में धरने पे बैठे, जिसमें आरएसएस का पूरा समर्थन पहले दिन से था, जिसका प्रशांत भूषण ने अब स्वीकार किया, मैंने उस समय भी चिट्ठियां लिखी थी और मैंने कहा था ये आरएसएस का किया हुआ षड्यंत्र है। तो उस समय देखेंगे 15 दिन हिंदुस्तान के सारे टेलीविजन मीडिया ने कोई विज्ञापन नहीं दिखाया, कोई ब्रेक नहीं लिया। 24 घंटे उनका कैमरा जो है 24/7 जो है रामलीला मैदान में वो मंच पर लगा रहता था और यही दिखा रहता था। अन्ना हजारे जो है इस समय खाना खा रहे हैं, अन्ना हजारे लेटे हुए हैं, अन्ना हजारे के साथ किरण बेदी जो है वो तिरंगा झंडा लहरा रही है, अरविंद केजरीवाल झंडा लहरा रहे हैं, शायद प्रशांत भूषण झंडा लहरा रहे हैं, बस यही चलता रहा। जबकि उस समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बाढ़ बिहार में आई हुई थी और शरद यादव ने रो रो कर जो है पार्लियामेंट में कहा था, लोकसभा में कहा था कि वहाँ पर लाखों लोगों की जिंदगी जो है खतरे में है, लेकिन एक सेकंड, एक झलक नहीं दिखाई गई, नहीं बताया गया। और ये सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका ही हाल नहीं था, ये जो प्रिंट मीडिया है उसका भी हाल यही था। वो भी यही लगा हुआ था कि अन्ना हजारे दूसरे गांधी है, महात्मा गांधी है, वो एक इमेज बनाई गई थी और उस इमेज में आरएसएस और बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नहीं, वो छुपके लगे हुए थे ना, सारा सामान तो वो दे रहे थे। आप देखिए उस समय 1000 लोगों को जो है लाखों करोड़ों लोग दिखा दिया गया था। मैं इनकी मीटिंग में जाता था, मैं देखता था, कहते थे जी शरद पवार के घर के बाहर हम धरना करेंगे, वहां जाके देखो तो 15 जो है लोग नहीं होते थे और वो दिखाते थे मीडिया वाले, हजारों जो है लोगों ने जो है वहां पर जो है प्रदर्शन किया। तो ये मीडिया का जो रुख है, आप अगर एक साल में ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले इन्होंने क्या किया, पहले कहा कि तबलीगी जमात जो है कोरोना फैला रही है। यानी जब हिंदुस्तान में 2 केस थे, 4 केस थे, 10 केस थे, 12 केस थे, 17 केस थे, 500 केस भी नहीं हुए थे, 599 केस होने से पहले इन्होंने तबलीगी जमात कर मौलाना साहब को दिखा दिया था कि ये सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा जो है ऐसा कातिल मुसलमान है जो हिंदुओं को मारने के लिए एक विषाणु और ये जो कोरोना की बीमारी फैला रहा है। जी। और लोगों को इतना बरगलाया इन्होंने। अब जो है सुप्रीम कोर्ट जब पूछती है भाई तुमने ये क्या किया, तो सरकार कहती है हमारे पास कोई नीति निर्देशक सिद्धांत ही नहीं है, हमारे पास कोई गाइडलाइन ही नहीं है, हमने कोई योजना ही नहीं बनाई, हम इनके बारे में कुछ नहीं कहते। और मैंने तब भी कहा था कि मौलाना साहब जो है रॉ और IB का आदमी है और वो अरेस्ट नहीं होगा। ये बात तो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रात के 2 बजे या 3 बजे जाकर के मिले और निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन की दीवार और इनकी दीवार कॉमन है और ये आदमी पकड़ा नहीं गया। पुलिस यही बताती रही, आज तक यही बताती रहे। मैं हमेशा कहता था नहीं पकड़ा जाएगा, मैंने तो कोई नहीं कहेगा। ऐसा लगा कि वो गारंटी दी गई थी कि देखो तुम्हें हम उठाएंगे। सरकार अपने एजेंट को कैसे अरेस्ट करेगी? कहना नहीं चाहिए। ये आमतौर पर हमारे चूंकि देखने वाले बड़ी अच्छी खासी बड़ी तादाद में मुसलमान भी हैं, तो असल हकीकत जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं। और जो रविंद्र कुमार जी ने बात कही, इसको मैं दूसरे तरीके से वो बताता रहा हूँ, लेकिन चूँकि हम उस पर यकीन नहीं करना चाहते, उनके सफ़ेद कपड़े और टोपी और पगड़ी पर ऐसा लगता है कि वो हमारे बिल्कुल नेता हैं और लीडर हैं और मुसलमानों का सारा अच्छाई जो है वो यही कर सकते हैं। हकीकत यह है जो रविंद्र कुमार जी बता रहे हैं। और कोई खास बात अगर रह गई तो अब इसमें जो है आप देखिए कि फिर इसके बाद जो है मौलाना साहब पे चले रहे, फिर उसके बाद वो जो आ गए, आप देखेंगे पूरे मामले को सब चीज भूलकर सुशांत सिंह राजपूत के बिहार में चुनाव थे। 3 महीने तक यही चलता रहा नेशनल टीवी में कि सुशांत सिंह राजपूत ये खाता था, ये पहनता था, यहाँ सोता था, ये होता था, ये चीज नहीं हुई। और इतना उन्होंने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को भी और सारे CBI को भी, ED को भी, इनकम टैक्स को भी, NCB को भी, कि वो जो है दिन रात सारी चीज भूल के इसी में लगे रहे। और सुप्रीम कोर्ट भी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून के दायरे से हटकर आर्टिकल 32 में अपनी विशेष ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम CBI को मामले की सुनवाई दे रहे हैं। तब भी मैंने उस दिन भी कहा था कि मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के सुप्रीम बिल्कुल वो देना ही नहीं था, क्योंकि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ FIR होनी चाहिए थी। एक FIR जो है वहाँ से 1400 किलोमीटर दूर लिखी गई, फिर वो CBI को दे दी गई और CBI ने कर दिया। और आप देखेंगे गुप्तेश्वर पांडे जो वहाँ के DGP थे, वो बड़े जोर जोर से कहते थे ये होगा ये होगा, तो नीतीश कुमार ने मुँह की खाई और DGP गुप्तेश्वर पांडे ने मुँह की खाई, इन सारी मीडिया वालों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो गलत है।
मैं ये आज फिर कह रहा हूँ। हाँ। तो ऐसी बात में आप देखेंगे अब उसके बाद जो है ये इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। यानी कि अभी 2 दिन पहले अगर कोई भी बात आ जाए, यानी हमारी जो मिलिट्री भी नहीं कर सकती वो मीडिया कर सकता है। मीडिया तो हम तो वो कार्टून छपते हैं बहुत सारे कि गुस्सा आया और सुधीर चौधरी ने जो है बीजिंग पे हमला कर दिया, पता चलेगा अंजना कश्यप ने शी के जो थप्पड़ लगा दिए। तो ये जो है बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन ये जो है अपने जैसे कहते हैं ना चूहा अपने बिल में ही कूदता है, तो ये अपने स्टूडियो में ही ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन ये पब्लिक को जरूर बेवकूफ बना। लेकिन देखिए कुछ लोगों की सपोर्ट तो है उन्हें, ये बात तो माननी पड़ेगी। सपोर्ट नहीं है, ये बेवकूफों की सपोर्ट है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। नहीं बेवकूफ, देखिए वो जो भी हैं जो हुकूमत में हैं उनकी सपोर्ट के बगैर क्या ये कर सकते हैं? वही तो किस्सा सुना रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। कि एक वजीर आया रोता हुआ, बड़ा रोया रहा था, कपड़ों पे बड़ा उसका बेचारे के जमीन में लौटने के निशान थे। तो राजा ने पूछा भाई क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? कह रहा जी गर्दभ सेन मर गए। अच्छा। राजा ने कहा गर्दभ सेन मर गए, बड़ा बुरा हुआ। बोला 13 दिन का शोक कर देते हैं। राज्य में शोक हो गया, कोई काम नहीं होगा, गर्दभ सेन मर गए। उसके बाद राजा ने दरबार जो था बर्खास्त कर दिया और वो जाके अपने रानीवास में गए। तो रानी ने पूछा, बड़ी रानी ने, भाई क्या हुआ? उन्होंने गर्दभ सेन मर गए और रोने लगा राजा भी। तो बाकी रानियां भी रोने लगी कि राजा रो रहा है तो वो रो रहा है। लेकिन वो बड़ी रानी जो थी अकलमंद थी, हमारी तरह आपकी तरह। तो उसने उसको कहा कि भाई ये गर्दभ सेन था कौन? तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। राजा ने कहा, राजा कहता है वजीर को बुलाता हूँ। उसे वजीर को बुलाया, भाई बता गर्दभ सेन कौन है? उसने कहा जी मेरे को भी नहीं पता, वो तो हमारा जो कोतवाल है वो रो रहा था, कहता गर्दभ सेन मर गए। तो मैंने उस कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से पूछा भाई तू क्यों रो रहा था? कहता जी वो बाहर हमारा जो महल के बाहर जो सिपाही खड़ा होता है वो रो रहा था। तो वो कह रहा था जी गर्दभ सेन मर गए, तो मैं भी उसके गम में रोने लगा, मैं भावुक आदमी हूँ। उसने उसको बुलाया सिपाही को, भाई तू क्यों रो रहा था? कहता मेरी बीवी रो रही थी कि गर्दभ सेन मर गए। तो उसने कहा दूसरी बीवी को बुलाया, भाई गर्दभ सेन मर गए तो तू क्यों रो रही थी? कहती है वो सुबह में जो है ना वहाँ गई थी घाट पर, तो वो धोबन रो रही थी, कहती गर्दभ सेन मर गए। तो खैर धोबन को बुलाया गया, उसे पूछा भाई गर्दभ सेन कौन थे? उसे कहा जी मेरा प्यारा गधा था, मैं उसे प्यार से गर्दभ सेन कहती थी। अब वो आज सुबह मर गया। ये हाल हमारे मीडिया का हो रहा है कि मीडिया का हो रहा है, एक कहता और सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जो पावर में बैठे हैं वो भी उसी राजा की तरह, उसी वजीर की तरह, वो भी गर्दभ सेन की मौत सुन करके रोने लगते हैं जी। तो ये देखिए ये इतनी बुरा हाल है। ये बहुत ही समझने की बात है। ये एक मजाक के तौर पर बताई गई कहानी है, लेकिन इसी तरह असलियत यही है। देश इसी तरह से चलाया जा रहा है। अगर देश ऐसे लोगों के हाथ में होगा, ऐसे मीडिया तमाशा करेगा जिसको खुद सेना को मना करना पड़ा कि नहीं ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, तो आखिर हमें सच कौन बताएगा? नहीं, सरकार को कार्रवाई तो करनी चाहिए, दिखाने की कार्रवाई तो बिल्कुल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, खुद डिफेंस मिनिस्ट्री को करनी चाहिए, राजनाथ सिंह जी को इस पे एक्टिव बाकायदा उस पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखते हैं ये कार्रवाई होगी या नहीं, चूँकि ये उन्हीं के चहीते हैं जो कुछ ये करते हैं, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की सपोर्ट बज़ाहिर है। चूँकि अभी पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जिस तरह से बीजेपी ने रिएक्शन दिया था, उससे बिल्कुल खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये सब हुए हैं, नहीं इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें समय दिया। और चूँकि बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, सोशल मीडिया पर हम इतना लंबा इसलिए दिखा पाते हैं कि हमारे दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ों पर आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।